बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं। जुमे का मुबारक दिन है, आप सभी लोगों को जुमा मुबारक। खुसूसी तौर पर जब भी जुमे की नमाज का एहतमाम करें तो दुआओं में अपने साथ साथ अपने प्यारों को भी याद रखें, अपने साथियों को भी याद रखें और अल्लाह ताला के हुजूर ज़रूर ये भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त से, ये जो कोरोना का वक्त गुजरा है जिसकी वजह से पूरी ज़िंदगी डिस्टर्ब हुई है, हम सभी को महफूज भी रखे और जल्दी बचा भी ले, जल्दी इससे निकाल भी ले। आगे बढ़ते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं। आज के पहले सेगमेंट से जान लेते हैं मौसम की सूरत हाल। जी, तो मौसम आज बाहर का कैसा है ये पहले जान लेते हैं। कोमल ने हमें ज्वाइन किया है। कोमल, बताइए इस वक्त मौसम की सूरत हाल क्या है और प्रेडिक्शन क्या की जा रही है, मौसम कैसा रहेगा? जी बिल्कुल अन्ना, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। सर्द लहरों के बायस सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो रहा है। और अगर बात की जाए दर्जा हरारत के हवाले से तो आज सुबह के वक्त दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 81% और हवा की रफ्तार 3 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है, जिसके मुताबिक सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। और अगर बात की जाए महकमा मौसमियात के हवाले से तो आइंदा 24 घंटे के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 60 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 17 डिग्री रहने का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 48 घंटों के दौरान भी सूरज और बादलों की आंख मचोली का इम्कान जाहिर किया है। और उनके मुताबिक हफ्तावार के हवाले से उनका ये कहना था कि हफ्तावार में सूरज अपनी आंखें दिखाएगा, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में कमी हो सकती है। ठीक है जी, सर्दी की शिद्दत में कमी भी रिकॉर्ड की जाएगी। कोमल हमारे साथ मौजूद थी। खैर वीकेंड है, सभी लोग प्लान करते हैं, आपके इवेंट्स भी होते हैं, तो मौसम आज दिन भर कैसा रहने वाला है, टेम्परेचर हमारे पास भी मौजूद होगा, हम आपके साथ शेयर कर देते हैं और आपको बताएंगे कि आज पूरा दिन मौसम कैसा रहेगा। तो मौसम की सूरत हाल आप देख सकते हैं। 12 बजे जो है फ्राइडे और सुबह 9 बजे का मौसम सबसे पहले हमारे पास है। टेम्परेचर 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। विंड स्पीड 4 किलोमीटर रही और ह्यूमिडिटी 92% रिकॉर्ड की गई है। और इसके बाद जी 9 बजे के बाद 12 बजे टेम्परेचर आपके सामने है, 15 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। और विंड स्पीड, हवा की रफ्तार 7 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से और फिर ह्यूमिडिटी 83% रिकॉर्ड की जाएगी। 12 बजे के बाद 3 बजे मौसम कैसा रहेगा आप देख सकते हैं। 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा की रफ्तार 9 किलोमीटर पर आवर और इसके साथ साथ ह्यूमिडिटी 60% रिकॉर्ड की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। शाम 6 बजे मौसम कैसा रहेगा, क्योंकि जैसे जैसे शाम होती है सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है, तो 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा टेम्परेचर। विंड स्पीड होगी 11 किलोमीटर पर आवर और इसके साथ ह्यूमिडिटी आप देख सकते हैं जी 79% रिकॉर्ड की जाएगी। 6 बजे के बाद रात 9 बजे का मौसम कैसा रहेगा जी, ह्यूमिडिटी ज्यादा हो गई है और आप देख सकते हैं 9 किलोमीटर और ह्यूमिडिटी है जी 91%। विंड स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर और इसके साथ साथ टेम्परेचर आप देख सकते हैं रात 9 बजे 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। तो पूरे दिन का दर्जा हरारत क्या होगा, मौसम की सूरत हाल क्या रहेगी, ये आपके साथ हमने शेयर कर दी है। मौसम की सूरत हाल तो आपने डिटेल में जान ली है, तो हम आगे बढ़ते हैं। मौसम के बाद कुछ बात कर लेते हैं शहर के हालात की, शामिल करते हैं आज की टॉप स्टोरीज। पहली खबर हमारे पास है जी, तरक्याती मंसूबे लटक कर रह गए, 350 स्कीमों पर काम ना होने के बायस शहर का बुरा हाल। लाहौर नॉलेज पार्क मंसूबा खत्म, 800 एकड़ अराजी विफाक के टेक्नोलॉजी जोन में जंग। पानी भी महंगा होगा, महकमा खजाना ने वासा को निर्खों में इजाफे की इजाजत दे दी। और महंगाई का नया सुनामी, ओपन मार्केट में चीनी 100 रुपए किलो, घी 10 रुपए महंगा। सो नाज़रीन, हर चीज जब महंगी हो गई तो मिठास खत्म हो गई और फिर हम किस तरह से आज का शो करने वाले हैं ये चीजें भी कुछ समझ से बाहर हैं। चाय आपको फीकी मिल रही है,
चीनी आपकी महंगी हो गई है, हर चीज महंगी है, लोग जाएं तो कहां जाएं। डिटेल में इन खबरों को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर इरफान मलिक मौजूद है, उन्हें खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। वालेकुम सलाम। मुस्कुरा रहे हैं आप भी शायद महंगाई की वजह से। अब मेरे ख्याल से मुस्कुराहट जो है बहुत सारी चीजों को कवर कर देगी, परेशानियों को कवर कर देगी। ना देखिए, अब इसके अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन भी कोई नहीं है। क्या आप ऐसे हालात के ऊपर हंस ही सकते हैं? और जो रोज़ ब रोज़ हम बयानात सुनते हैं हुकूमत के कि हम महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे, हम जो है मुल्क को तरक्की की राह पे ऊपर गामजन कर रहे हैं, हमारे असासे बढ़ रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें देख के हंसी निकलती है कि अवाम की जेबें खाली हो चुकी हैं और अवाम के पैसों से जो। और इरफान साहब आपको पता है सब बयानात पर एक बयान वजीर आजम साहब का भारी पड़ जाता है कि आपने घबराना नहीं है, उसके बाद तो कोई बात ही नहीं रह जाती। खैर पहली खबर की तरफ चलते हैं। तरक्याती मंसूबे लटक कर रह गए हैं। 350 स्कीमों पर काम ना होने के बायस शहर का बुरा हाल है और वो नजर भी आ रहा है। क्या कहेंगे इरफान साहब? ना बिल्कुल, ये तो इंतहाई अफसोसनाक चीज़ है कि लाहौर को जो 11 अरब रुपए मिलने थे 6 माह के दौरान, उसमें से सिर्फ आपने 5 अरब रुपए दिए और ये आटे में नमक के बराबर है। अब देखें 350 स्कीमें जो जिसके बारे में प्लान किया गया था कि हम इन सालों के अंदर ये चीज़ें जो हैं उसको करेंगे, जिसमें ख़वातीन के लिए जो था वो पैकेज दिए गए थे, जो कम्युनिटी है हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी, उसके लिए पैकेज रखा गया था, रेस्क्यू के लिए रखा गया था। और रेस्क्यू अगर देखें तो रेस्क्यू हम जब उम्मीद कर रहे थे कि ये गवर्नमेंट आई है और चौधरी परवेज़ लाई और गवर्नर पंजाब जो हैं वो इस प्रोजेक्ट को लेके आने वाले थे लोग, ये जब ये लोग आए तो तब भी अब तक इस प्रोजेक्ट के ऊपर 1 रुपया अब तक नहीं लग सका। अगर आप सड़कों की हालत इंतजार देखें तो आपको सड़कें जो है टूट फूट का शिकार नजर आ रही हैं। लाहौर में हम देखते हैं कि आज से 15 साल पहले ऐसे हालात हुआ करते थे कि सड़कें टूट फूट का शिकार होती थी, वहाँ पे जो सफाई का इंतज़ाम नहीं होता था, मट्टी के अंबार जो थे वो सड़कों के ऊपर, टनों मट्टी जो है वो सड़कों के ऊपर जमा हो चुकी है, उसको हटाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। कूड़े की हालात आप रोज देखते हैं कि अच्छा इरफान, होता क्या है कि तरजीहात सेट की जाती हैं कि हमारी ये तरजीहात हैं और हमने कैटेगोरिकली एक एक चीज़ जो है मरहलावार करनी है। यहाँ तो कुछ तरजीहात भी नहीं लग रही। स्मॉग की वजह से माहौलियाती आलूदगी का बेड़ा गर्क हुआ, फिर रेस्क्यू को आप 1 रुपया नहीं दे रहे हैं, रेस्क्यू के हालात बेहतर करने नहीं जा रहे। अभी रिसेंटली रेस्क्यू ने जिस तरह से कोविड में भी हेल्प की, जिस तरह से हम शेयर करते हैं कि पूरे साल के एंड पे इतने हादसात हुए, रेस्क्यू ने ये काम किया, ये तमाम चीज़ें देखते हुए भी हम अपनी तरजीहात डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि आपने सड़कों की तरफ पहले आना है, आपने सेहत की तरफ पहले जाना है। कुछ चीज़ें डिफाइन तो हो, पता चले कि आप कहाँ काम कर रहे हैं। अरे इसमें इशू ये है कि जब ये गवर्नमेंट कोई भी आती है तो उसने अपने मंशूर के अंदर ये चीज़ें सेट की होती हैं कि हमारी तरजीहात क्या होंगी। हम ये इस गवर्नमेंट को जब हम कंटेनर पे देखते थे तो तब हमें लगता था कि इनकी तरजीहात में एजुकेशन होगी, इनकी तरजीहात में जो सेहत होगी, इनकी तरजीहात में आम आदमी होगा, गरीब आदमी के मसाइल होंगे। लेकिन जब ये गवर्नमेंट जो है वो ये हुकूमत जब कंटेनर से हुकूमत में आई, असम्बली के अंदर आई, तो उसके बाद हमें इनकी तरजीहात जो है वो इंटायरली डिफरेंट नज़र आई। उनकी तरजीहात जो रहीं वो यही रहीं कि हम साबका गवर्नमेंट को कहाँ से उनको पकड़ सकते हैं, कहाँ पे उन पे मुकदमात दर्ज कर सकते हैं। आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं किया गया। अब ये जो हम तरक्याती मंसूबों की बात कर रहे हैं, 350 तरक्याती मंसूबे जो है बनाए गए, ये डेफिनेटली ब्यूरोक्रेसी ने आपको बना के दिए होंगे कि इन प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम करें तो इसमें बेहतरी आएगी। प्रोजेक्ट मंजूर कर लिए जाते हैं, लेकिन मसला वहाँ पे आता है जब आप उसको फंड नहीं देते, या अगर आपको फंड मिलते हैं तो उसका यूटिलाइज नहीं होता। अगर यूटिलाइज नहीं होगा तो यही सूरत हाल रहेगी कि शहर में कोई आपको तरक्याती काम नजर नहीं आएगा। अगर हम सबका इरफान साहब तरक्याती काम आप एक तरफ रख दें, नहीं हुए वो एक तरफ रख दें, इसके बाद माहौलियाती आलूदगी से बचाव के लिए कुछ नहीं आप कर सके हैं। सरकारी स्कूलों में आप कोई भी जो है वो बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके हैं, खवातीन की तरक्की के लिए आप कुछ नहीं कर सके हैं, ट्रांसपोर्ट के लिए आप कुछ नहीं कर सके। हालात हमारे साथ देखिए यहाँ पे किया जो आपके सब लोगों के सामने है कि हमें इस लाहौर को खूबसूरत बनाने के लिए हमने देखा कि जो सोना लाहौर के नाम से एक कैंपेन लॉन्च कर दी गई और उस पर कुछ जो रंग जो थे वो सड़कों पे ऊपर लगा वो भी एक दो शाहराहों के ऊपर, और उसके बाद जितनी उसके ऊपर जो पब्लिसिटी के लिए अपने होर्डिंग और जो बोर्ड्स लगाए गए थे वो सारे, अगर वही पैसे इन कामों के ऊपर लगा दें तो मैं समझता हूँ वाकई लाहौर को सोना किया जा सकता है। लेकिन असल इशू ये है कि लाहौरियों को शायद कोई सजा दी जा रही है कि उन्होंने इस हुकूमत को वोट नहीं दिए, और इसी वजह से जो है वो इस लाहौर के साथ लाहौर का बेड़ा गर्क करने के लिए ये हुकूमत तुली हुई है। और लाहौर की अगर हालत देखें आप
तो वाकई अब लाहौर की हालत देखकर रोना आता है कि इतना अच्छा इरफान, खूबसूरत मुझे ये शहर समझ नहीं हमारा। आ रही, 6 माह में 11 अरब के तरक्याती बजट में से सिर्फ आप 5 अरब रुपए इस्तेमाल कर सके, अब इसका जवाब क्या है, इसकी जस्टिफिकेशन क्या है? अना इसकी जस्टिफिकेशन ये है कि जब आप ब्यूरोक्रेसी को हैंड नहीं देंगे, असल में इशू ये है कि आप देखेंगे हमें गवर्नर पंजाब की तरफ से जब उनकी तरफ से ये साफ पानी का प्रोजेक्ट लाया गया था, आप पाक अथॉरिटी बनाने की कोशिश की गई थी, तो 2 साल के बाद वो भी फट पड़े थे कि ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही। असल में इशू ये है कि जब आप किसी को फ्री हैंड नहीं देंगे, काम करने नहीं देंगे, जब आप नैब के केसेस उनके ऊपर बनाएंगे, जब मुख्तलिफ जो केसेस उनके ऊपर बनाने शुरू करेंगे, तो ब्यूरोक्रेसी के पास हल यही है कि वो एक डाकखाने का किरदार अदा करें कि आपके पास डाक आए, उसको आगे आप डिलीवर कर दें। इसके अलावा तमाम ब्यूरोक्रेसी इसके अलावा कोई काम नहीं कर रही। जब तक आप उनको एतमाद में नहीं लेंगे, वज़ीर आज़म ने 2 से 3 जो उनके साथ मीटिंग्स की, उन मीटिंग्स के अंदर उनको ये एतमाद दिलाने की कोशिश की गई कि हम जो लोग काम करेंगे उनको रखेंगे, जो लोग काम नहीं करेंगे उनको नहीं रखेंगे, या उनको जो है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ नहीं हो सकेंगी। लेकिन उसके बावजूद, जो इन मीटिंग्स के बावजूद हम देखते हैं कि मुख्तलिफ केसेस के अंदर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको पकड़ा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अभी अभी आपको कई ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो आपको जेल की सलाहों में नज़र आते हैं। और जब ऐसी सूरत हाल होगी तो आप किस तरह किसी का एतमाद बहाल कर सकते हैं? अगर तो ये डेफिनेटली अगर आपने किसी के खिलाफ कार्रवाई की है तो अगर वो गिल्टी है तो उसको सजा दें। हम सालों से देख रहे हैं कि ना तो उनको सजाएं दी जा सकी हैं, ना उनके खिलाफ केसेस जो हैं वो उसको हम देख रहे हैं। साहब, इसी का नतीजा भी हम भुगत रहे हैं कि आप चाहे तरक्याती कामों की बात कर लें, आप चाहे फिर दूसरे, जिस तरह हमने माहौलियाती आलूदगी की बात की, रेस्क्यू की बात की, जब कोई सजा जजा का निज़ाम नहीं रहेगा, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, हर कोई अपनी मर्जी करेगा, तो आपके तमाम काम इसी तरह से अधूरे रहेंगे। नाज़रीन, हमें ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने बात करनी है नॉलेज पार्क की, वो कितना अहम है और इस मंसूबे को ख़त्म करने से क्या नुकसान हो सकता है, इसको जम करने की वजह क्या सामने आई है, इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि तरक्याती मंसूबे लटक गए हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहां पर काम होना चाहिए, नहीं हो रहा। एक और ख़बर हमारे पास है, लाहौर नॉलेज पार्क मंसूबे को ख़त्म कर दिया गया है। 800 एकड़ अराजी वफाक टेक्नोलॉजी जोन में जम कर दी गई है। इरफान साहब, क्या ये बहुत गैर ज़रूरी मंसूबा था? अना, बहुत गैर ज़रूरी मंसूबा तो नहीं था, लेकिन ये शायद गैर ज़रूरी हुकूमत के लिए इस वजह से था क्योंकि ये साबका गवर्नमेंट के साथ इसका अटैच था कि उनकी तरफ से ये प्लान किया गया था कि लाहौर में एक नॉलेज पार्क हम बनाएंगे, साथ जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ था उनका इल्हाक किया जा रहा था, उनके यहाँ पे कैंपस बनाए जाने थे, और इसमें जहाँ पे पंजाब के तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इस्तेफादा करना था इससे, वहीं पे मुल्क भर से लोगों ने आकर यहाँ पे इस्तेफादा करना था। लेकिन हम इसमें दोनों जो जमातें हैं उसको भी हम कह सकते हैं कि आप ये 7 साल से प्रोजेक्ट हम इसको सुनते आ रहे हैं। 2013 में इसके लिए 800 एकड़ अराजी जो थी वो ली गई थी बेदियाँ रोड के ऊपर, और वहाँ पे जो सुना जा रहा था कि एक नॉलेज पार्क बनाया जाएगा, वहाँ पे 7 जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको लाया जाएगा। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट नज़र आ रही थी और बड़ा इसके ऊपर फोकस किया जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से भी। लेकिन हुआ क्या, तब भी वादे किए गए, 5 साल उस गवर्नमेंट ने भी लगाए, 2013 में शुरू हुआ, 2018 तक उसको कंप्लीट नहीं किया गया। ये गवर्नमेंट के भी 2-2.5 साल गुजर चुके हैं, अभी तक इस गवर्नमेंट की तरफ से भी उसके ऊपर नहीं किया गया। अब उसको मंसूबे को ठप करने की कोशिश की जा रही है, और इसकी वजह शायद ये है कि ये साबिक गवर्नमेंट के साथ अटैच था, उनका नाम जो इसके साथ मंसूब था, और इसी वजह से इसको अब जो है वो टेक्नोलॉजी जोन के अंदर। अच्छा, मुझे ये चीज़ें बहुत काबिल अफसोस लगती हैं कि अगर कुछ अच्छा होने जा रहा है, कुछ नई एडिशन होगी, इंटरनेशनल लेवल पे इस चीज़ को सराहा जाएगा, पाकिस्तान के लिए एक चीज़ अच्छी है, क्रेडिट में जा रही है, स्टूडेंट्स को अल्टीमेटली इससे फ़ायदा होगा, उसको सिर्फ आप इस वजह से ख़त्म कर रहे हैं कि वो साबिका हुकूमत का मंसूबा था। कोई खुदा का खौफ होना चाहिए। अना, ये चीज़ें जो हैं खुदा के खौफ के से याद आया मुझे, हमने यहाँ पे सूरत हाल देखी कि अरबों रुपए के साथ अगर ऑरेंज लाइन ट्रेन चलनी शुरू हुई थी तो उसको आप देखें कि कितने साल तक उसको लटकाए रखा गया, सिर्फ इस वजह से कि आप चाहते थे कि पहले जो वो BRT शुरू की गई है पेशावर में उसको कंप्लीट किया जाएगा, उसको रन किया जाएगा, उसके बाद ये वहाँ पे जो रन की गई BRT उसकी हालत भी देख लें, और यहाँ पे अब जो इसके साथ होने वाला है ऑरेंज लाइन ट्रेन पे, आप इस पर अब कभी सफ़र करके देखें
यहाँ पे भी आपको बड़ी जो ख़तरनाक चीज़ें नज़र आ रही हैं कि वहाँ पे सफाई का कोई इंतज़ाम नहीं है, वहाँ पे जो उसके लिए लोगों की फैसिलिटी के लिए जो काउंटर्स बनाए गए थे उनकी बुरी हालत है, वो कोई उसकी केयर हो ही नहीं रही। और आपके जो अरबों रुपए लगे हुए हैं, अरबों डॉलर उसके ऊपर लगे हुए हैं, वो अब आपको जो ज़ाया होते हुए नज़र आ रहे हैं। यही सूरत हाल हमें नॉलेज पार्क में नज़र आई कि जहाँ पे एक प्लान किया जा रहा था कि 800 एकड़ अराजी के ऊपर जो नॉलेज पार्क बनाया जाएगा, अब उसका बता दिया गया है, वज़ीर-ए-आज़म का जो इजलास हुआ कुछ अर्सा पहले, कुछ दिन पहले, उसके अंदर ये साफ तौर पे उनको बता दिया गया कि इसको स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के अंदर जम किया जाएगा और वफाक जो है इसका जो हेड मुकर्रर करेगी, चेयरमैन मुकर्रर करेगी और तमाम चीज़ें वफाक के पास जो है भेजी जा रही हैं। जब पंजाब के अंदर कोई प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, पंजाब सूबे का अगर कोई प्रोजेक्ट है तो इसको सूबे की हद तक रहना चाहिए, ना कि इसको वफाक के खाते में डालें आपके वफाक जो है इसको करेगी। इससे अब हमें 2.5 साल के बाद, इसको 7 साल के बाद हम ये सुनने में आ रहा है कि इसको अब स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन किया जाएगा। उसके कई सालों के बाद हमें पता चलेगा कि ये स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन के अंदर इसको प्रोजेक्ट को जो ठप करने का मंसूबा था वो भी ख़त्म कर दिया गया। होता ये है कि कोई भी अगर गवर्नमेंट आती है, जब वो प्लान करती है कि हमने आना है, तो उसमें उसने प्रायोरिटी पे अपनी चीज़ें रखी होती हैं कि हमने ये प्रोजेक्ट जो है लेके आना है। जैसे हमने पहले बात की कि मंशूर के अंदर चीज़ें होती हैं, हमारे मंशूर में ये चीज़ें मौजूद ही नहीं। इस गवर्नमेंट की नाकामी की वजह यह है कि 3 साल गुजर चुके हैं, 3 साल में अभी तक आप प्लानिंग नहीं कर सके कि हमने करना क्या है। 3 साल बाद आप अगर प्लानिंग शुरू करेंगे तो उस प्रोजेक्ट के ऊपर, कोई भी अगर प्रोजेक्ट लेंगे आप, छोटे से छोटा प्रोजेक्ट भी हो, तो उसको कंप्लीट करने के लिए आपको पेपर वर्क, फाइल वर्क कंप्लीट करते हुए सालों गुजर जाते हैं। बिल्कुल। जब ये चीज़ें कंप्लीट होंगी तो चीज़ें बननी शुरू होंगी। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 7 सालों के अंदर सिर्फ क्या हुआ कि उस 800 एकड़ राजी की बाउंड्री वाल बनाई गई और उस पर सड़कें जो हैं वो, किसी भी आप जिस तरह हाउसिंग सोसाइटीज हम देखते हैं कि वो शुरू करने से पहले लोगों को जो वहाँ पे बाउंड्री वाल दे देते हैं या सड़कें बना देते हैं, ये काम अभी तक हुआ और उस पर 75 करोड़ पे 7 सालों में खर्च किए गए। जो प्रोजेक्ट आपका अरबों का था उसमें आपने सिर्फ 75 करोड़ पे खर्च किए, तो ये कितना ज्यादती है कि आप सूबे के साथ इतना बड़ा तालीम के साथ इतने पैसे खर्च करने के बाद भी उस मंसूबे का मुस्तकबिल क्या है वो आप सभी लोगों के सामने। खैर, एक अच्छी चीज भी ऐड कर लेते हैं, चूंकि ट्रैफिक जो है बहुत ज्यादा है शहर की और इसको संभालना भी मुश्किल होता चला जा रहा है, तो कैंची अमरसद्दू पुल के नीचे यू टर्न बनाने का फैसला किया गया है। 7 करोड़ की फंडिंग पैकेजेस मॉल करेगा। पैकेजेस मॉल से निकलने वाली ट्रैफिक को वापस कैंट और डिफेंस जाने के लिए 2 किलोमीटर से ज्यादा इजाफी फासला तय करना पड़ेगा। जी इरफान। अना देखें, यहाँ पे भी हम बात करें तो अगर इस गवर्नमेंट की अपनी प्लानिंग देखें तो वो कोई नहीं है। इस पे भी जो पैकेजेस माल जो है, क्योंकि उसको मुश्किलात आ रही थी कि उसके जितने भी कस्टमर थे, अगर वो वहाँ से पैकेजेस माल से अपनी एग्जिट करते थे तो उसके बाद वो अगर उन्होंने डिफेंस जाना है या उन्होंने कैंट वाली साइड पे किसी जाना है तो उसको पहले चुंगी अमरसद्दू जाना पड़ता था, फिरोजपुर रोड पे आके उसको दोबारा से वापस यू टर्न लेकर फिर उस पे वाल्टन रोड के ऊपर आना पड़ता था। तो ये मुश्किलात आ रही थी। तो इसी मुश्किलात को देखते हुए पैकेजेस जो मॉल है उसकी इंतज़ामिया ने खुद ये गवर्नमेंट के साथ डील की और एलडीए को उन्होंने कहा कि हम आपको फंडिंग करते हैं, हमारे लिए एक जो यू टर्न बनाया जाए, यू टर्न बनाया जाए, अच्छी चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ गवर्नमेंट को अपने इकदाम भी करने चाहिए। यही नहीं होना चाहिए कि मांग तांग के आप चीज़ें करें, ये गवर्नमेंट के करने वाले काम है, लोगों को फैसिलिटेट करना गवर्नमेंट का काम है। ये ना हो कि आप अब सड़कें जो हैं ये बना रहे हैं, अगर यू टर्न बना रहे हैं पैकेजेस मॉल से, तो कल से कहेंगे कि हमने कोई स्कूल बनाना है उसके लिए खराद दें, हमने हॉस्पिटल बनाना है उसके लिए खराद दें, और इस तरह की चीज़ें प्रैक्टिस में चल रही हैं। आप देख रहे हैं कि पीआईसी जो इतना शानदार प्रोजेक्ट था और उसमें जो एप्टमा या दीगर जो मुखैर हजरात थे उनकी मदद से कितना जदीद तरीन वहाँ पे हॉस्पिटल बनाया गया। इसी तरह के प्रोजेक्ट मजीद बन रहे हैं, लेकिन खुदारा इस गवर्नमेंट को भी हमसे टैक्स लेते हैं। बिल्कुल हम टैक्स पेड हैं। हम लोग अगर अपने तनख्वाहों से, अपने तमाम जो अखराजात से अगर आपको टैक्स पे करते हैं तो उन टैक्स के मद में हमें भी कोई रिवर्ट जो है वो होना चाहिए, फैसिलिटी देनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ये है कि सिर्फ जो वादे किए जा रहे हैं, बातें की जा रही हैं और इस तरह के प्रोजेक्ट जो हैं ये
जो फंडिंग के जरिए ही की जा रही है। अब ये जो प्रोजेक्ट है इसमें हम अगर बात करें ये यू टर्न से, इससे जहाँ पे सिर्फ पैकेजेस मॉल की इंतजामिया को फायदा पहुंचेगा, उसके साथ साथ ट्रैफिक जैम का बड़ा इशू था कि आप डिफेंस जिन लोगों ने जाना है, वो सारी ट्रैफिक आप देखें कि वहां पे जाती थी। हम इससे पहले शंघाई ब्रिज देखते थे, शंघाई ब्रिज के पास भी हमें ऐसे वो बनने के बाद वजूद जो है, क्योंकि ट्रैफिक आपकी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। लाहौर में 60 लाख से जायद जो गाड़ियां हैं, 42 लाख से जायद जो मोटरसाइकिल 42 लाख से जायद मोटरसाइकिल हैं। जब 1 करोड़ के करीब गाड़ियां और मोटरसाइकिलें होंगी तो हमारी सड़कें तो वही हैं जो हमने अगर 20 साल पहले हम बात करें तो उस जितनी कैपेसिटी उनकी थी वो तब भी अभी भी उतनी है, लेकिन गाड़ियां भी रोज बरोज बढ़ रही हैं, मोटरसाइकिल भी बढ़ रही है, ट्रैफिक बढ़ रही है। तो इस तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए जहाँ पे आपको यू टर्न बनाने की ज़रूरत है, वहीं पे आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है जो सरकार चलाए उसको भी बेहतर करने की जरूरत है। और उस पर हम बाज़ गज में सुन रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक बसें आ रही हैं, तो हम तो उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि ये चीज़ें ऐड हो। साथ ही साथ ये चीज़ भी मैं जिक्र करना चाहूँगी कि सीएम साहब की जानिब से फाइनली खुसूसी तवज्जो दी गई है और कुछ सड़कों की कुशादगी के हवाले से, अंडरपासेस के हवाले से भी बातचीत की जा रही है। तो आई होप ये जल्दी होता नजर आएगा और शहर में ट्रैफिक के मसाइल हल होते जाएंगे। अब मसाइल जहां हल होने की बातें की जा रही हैं, प्लानिंग की जा रही है, वहां जो सबसे बड़ा मसला है इस वक्त वो है आवाम का महंगाई। पानी महंगा हो गया, इसके बाद रह क्या जाता है? पानी महंगा, पानी अल्लाह ताला की वो नेमत है जो मेरे ख्याल से हर किसी को बहुत ही सस्ती दस्तयाब होती थी। पानी का बिल भी अमूमी तौर पर तमाम बिलों से कम आता था, जिस पर लोग खुश रहते थे। लेकिन अब क्या होगा जब पानी भी महंगा हो गया? 2 घूंट पानी भी आपने पीना है तो महंगा पानी होगा। इस पर हम बात कर लेते हैं और कुछ महंगाई की एक पूरी सीरीज होगी हमारे पास, डिस्कस करेंगे आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। एक लंबी लिस्ट है, आगाज कर लेते हैं। पानी महंगा हो गया है, इसके बाद महंगाई की लिस्ट आपके साथ जरूर शेयर करेंगे और कुछ अवाम के तासुरात, मार्केट के हालात भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पानी क्यों महंगा हुआ, पहले ये जान लेते हैं। जी, महकमा खजाना ने वासा को निर्खों में इजाफे की इजाजत दे दी है। ये महंगाई करने की इजाजत जो है कोई मांगता है और यहाँ से आपको 1 मिनट में इजाजत भी दे दी जाती है। चीजें सस्ती होनी हो फिर पूरी प्लानिंग की जाती है, वक्त लिया जाता है। ये क्या मंतक है? देखें, अब इस खबर के मुताबिक महकमा खजाना ने वासा को कहा है कि वो अपने जो फंड्स हैं वो खुद जनरेट करें, अपने आप को वो खुद मुख्तार करें। और ख़ुद मुख्तार वो किस तरह करेंगे, क्योंकि अगर ये इनको खुद मुख्तार करते हैं तो इनको ये कहा जा रहा है कि 3 साल बाद आपको जो सब्सिडी दी जाती है वासा की पानी की मद में, वो जो है वो हटा ली जाएगी। अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि आप तमाम जो डिपार्टमेंट जिन जिन लोगों को आप सब्सिडी दे रहे थे, वो सब्सिडी जो है वो ख़त्म की जा रही है। हुकूमत इस चक्कर में है कि हम अपने असासे जो हैं इनको बढ़ाएं, और इनको बढ़ाने के लिए कोई नए प्रोजेक्ट नहीं लाए जा रहे, कोई आमदन के ज़राए नहीं लाए जा रहे। यही किया जा रहा है कि जहाँ पे अवाम को कोई रिलीफ मिल रहा था वो वापस ले लिया जाए। और इसी सूरत हाल में अब पानी जो है वो महंगा होगा। जब सब्सिडी ख़त्म हो जाएगी तो पानी डेफिनेटली आपका महंगा होगा। इससे पहले हम देखें कि गैस के ऊपर जो सब्सिडी थी उसमें भी कमी की गई, जो बिजली थी, बिजली के ऊपर सब्सिडी थी उसमें भी कमी की गई, और उसके साथ साथ आपके ऊपर एडिशनल जो चार्जेस लगाए गए जो फ्यूल एंड एडजस्टमेंट के नाम के ऊपर, कि फलां माह के अंदर आपने जो बिजली इस्तेमाल की थी उसमें बिजली की पैदावार नहीं हुई तो फ्यूल के ऊपर जो बिजली जनरेट की गई तो उसके पैसे भी आवाम देगी। यहाँ पे ये सूरत हाल है कि अवाम की जेबों से पैसे निकालने के लिए कोई जो है वो जरिया मौका हाथ से नहीं जाने दिया जा रहा कि अवाम को हम कंगाल करें और हम ये कहें कि हम बड़ा काम कर रहे हैं, लोगों को हम फैसिलिटेट कर रही हैं हमारे असासे, ताकि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है वो ट्वीट कर सके कि हमारे असासों के अंदर इतने पॉइंट, इतने % जो है वो इजाफा हो चुका है। ये सूरत हाल में आप देखें कि मैं कुछ दिन पहले ये अखबार में ही खबर देख रहा था, बल्कि हमारे TV पे भी ऑनर की गई, कि सफाई के नाम के ऊपर जो ठेके दिए जाते थे उनको उनके अंदर बचत करके हमने 50 करोड़ रुपए की बचत की। ये कहना था ज़िले इंतज़ामिया का। जब आप इस तरह के इक़दाम करेंगे कि अपने जो अखराजात में कटौतियाँ करेंगे तो सूरत हाल आप वाज़ेह है, सारे लाहौर को पता है कि आपने अगर 50 करोड़ रुपए बचाए तो उसके बाद सूरत हाल क्या हुई, अवाम किस तरह ताफुन ज़्यादा ज़िंदगी गुजार रही है कि सड़कों के ऊपर जो है वो आपको कूड़ा नज़र आ रहा है, गलियाँ मोहल्ले साफ़ नहीं हो रहे। हमने हमारे इलाके के अंदर जो सफाई करने के लिए सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का अमला आता था, जब उससे बात की तो वो ये रोना रोते हैं
कि हमें तनख्वाहें नहीं दी जा रही, हमें लोग नौकरियों से निकाला जा रहा है। आवाम को हर तरह से अजियत में रखना है, अजियत से फैसला ये कर लिया गया। इरफान, हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, अभी एक अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। लेस्को चीफ तब्दील किए गए हैं, अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। चौधरी अमीन को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर लेस्को तैनात कर दिया गया है। एक और अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। डिप्टी कमिश्नर मुदस्सिर रियाज की ज़ेर सदारत इंसदादे पोलियो मुहिम के हवाले से इजलास हुआ है। इंसदादे पोलियो मुहिम के हवाले से डीसी की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया है और पोलियो के खात्मे के हवाले से क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, इजलास में इस चीज़ का जायजा भी लिया गया है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, एसीज और SAO शाहिद महबूब ने इस इजलास में शिरकत की है। आपको बताते चले इजलास का इनेकाद किया गया है और इंसदादे पोलियो मुहिम के हवाले से ये इजलास हुआ है। नाज़रीन, हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इससे कबल हम डिस्कस कर रहे थे पानी महंगा हुआ और महकमा खजाना ने वासा को नर्ख बढ़ाने की इजाज़त दे दी है। अब महंगाई की एक लिस्ट है जो कि आपके साथ शेयर कर देते हैं। महंगाई का नया सोनामी, और इस नए सोनामी में चीनी तो महंगी हुई, जिसकी हम बाज़ गुज़िश्ता 3, 4, 5 दिन से पता नहीं कितने महीनों से सुन रहे हैं। ये सिलसिला थमने वाला नहीं। इसके बाद घी भी महंगा, ऑयल भी महंगा, मार्केट की सूरत हाल हम जानते हैं। हमारे साथ शहजाद खान अब्दाली मौजूद होंगे। इरफान, हम सभी लोग हर महीने की अपनी ग्रॉसरी करने के लिए इकट्ठे जाते हैं। बहुत सारे लोग रोजाना की बुनियाद पर ये चीज़ें खरीदते हैं। अब इन हालात के बाद अवाम की कुव्वत खरीद कहाँ स्टैंड करती है, किस तरह से कितने पैसे लेके जाएं और वहां जाके आपको पता चलता है जी फलां चीज़ भी महंगी हो गई है। शहजाद की तरफ जाएंगे। शहजाद, सबसे पहले तो बताइएगा ये हालिया जो महंगाई है इसमें कौन कौन सी अशिया ज़रूरियाँ हैं जो महंगी हुई हैं, कितना इजाफा हुआ है और जवाब इसका क्या बताया गया है? जी सर, की ओपन मार्केट में महंगाई का मुकम्मल राज नज़र आ रहा है। गुज़श्ता अगर एक हफ्ते की हम बात करें तो गुज़श्ता एक हफ्ते के दौरान चीनी की कीमत में 10 से 15 रुपये का इजाफा देखा गया है और अब 1 किलो चीनी लाल नोट यानी कि 100 रुपये का नोट देने पर ही मिलती है। 95 से 100 रुपये के दरमियान मुख्तलिफ जगहों पे फ़रोख्त की जा रही है, बाज़ जगहों पे 92 रुपये फ़ी किलोग्राम है। और इसी तरह घी और ऑयल की बात करें तो गुज़श्ता रोज़ हमने खबर दी थी कि 7 से 10 रुपये जो दर्जा अव्वल और दर्जा दोम का घी है वो महंगा हो गया है। और आज जब हम यहाँ पे एक जनरल स्टोर पे खड़े हैं, यहाँ पे हमें मालूम हुआ है कि 5 रुपये फ़ी किलोग्राम दर्जा अव्वल का घी और महंगा हो गया। यानी अब ये 250 रुपये नहीं बल्कि 255 रुपये फ़ी किलोग्राम के हिसाब से शहरियों को मिल सकेगा। तो ये सूरत हाल है ओपन मार्केट में महंगाई की। इस वक्त शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम इस हवाले से बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि शहरियों के तासुरात भी हम जानें। चीनी और घी की कीमतों में मुसलसल इजाफा देख रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल इजाफा हो और रोज़ ब रोज़ हो रहा है। अभी 5 रुपये बढ़ गए हैं, अभी चीनी 100 रुपये किलो हो गई है। तो हम लोग कैसे गुजारा करें? लोग हालात मुल्क के आदमी और गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है। हुकूमत कोई इस चीज़ पे गौर नहीं कर रही, जबकि हुकूमत को चाहिए, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो प्राइस को चेक करे कि कहाँ महंगा है कहाँ सस्ता क्या है, लेकिन कोई आया। खान साहब कहते हैं हमने बहुत सारी चीज़ें ठीक की हैं, बहुत सारे मामला ईजी हो गए, उनको क्या पैगाम देंगे? आपके सामने ही है जो भी कुछ है। मैं उनको यही पैगाम दूंगा कि खुदारा बाज़ार को कंट्रोल करें, खाने पीने की चीज़ों के ख़ास तौर पर। ना, आपने इस बुजुर्ग की गुफ्तगू सुनी, वो कहते हैं कि ख़ास तौर पर खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो सस्ती होनी चाहिए कम से कम। आप भी थोड़ा आगे आ जाइएगा, आप क्या कहेंगे महंगाई के हवाले से? हाँ जी, अपना महंगाई को कंट्रोल किया जाए और अपना क्या कहते हैं कंट्रोल किया और चीज़ें सस्ती की जाए। खास सबको यही गुजारत है, गुजारिश है कि खाने पीने की चीज़ें सस्ती करें। आपकी भी यही दरख्वास्त है या कोई डिफरेंट आप कहना चाहते हैं? दरख्वास्त तो हमारी यही होती है कि महंगाई जो सी है जितनी भी हो सके उतनी कम की जाए। अब बेसिकली ये चीनी का आपके सामने की रेट है, रोज़ ब रोज़ यानी कि 2-3 रुपये की रेट बढ़ता जा रहा है। आज रेट कुछ हो रहा है, कल रेट कुछ हो रहा है, ठीक है। उसके अलावा इमरान खान साहब कहते हैं जी कि सब कुछ इस पर अमल दरामद हो रहा है, लेकिन अव्वल तो इस पर कुछ भी नहीं होता। जब तक ये अंदर खाते करप्शन नहीं ख़त्म होगी तब तक ये यानी कि बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता। तो बराए कराम मेरा यानी कि यही उनको भी काम है कि आपने जो यानी कि अंदर खाते जो से बंदे रखे हैं उन पर आप नज़रसानी करें। जो माफिया चोर यहाँ पे बैठे हैं सारे, जो अंदर खाते करप्शन कर रहे हैं, उन पर नज़रसानी कीजिए। शहजाद, आप क्या इन लोगों से पूछ सकते हैं कि ये लोग अपना बजट किस तरह बना सकते हैं?
जब एक आम आदमी की जो मंथली इनकम है वो 15 से 20 हज़ार होगी तो वो अपने घर का बजट किस तरह बना सकता है? ये लोग इस बारे में क्या कहते हैं कि उनका क्या घर के बजट जो है इस पे डिस्टर्ब हुए? बिल्कुल, इनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। जिस रेशो से महंगाई बढ़ रही है तो उस तनासब से आप क्या समझते हैं कितना मुश्किल हो गया है घरों का बजट तरतीब देना? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया। आपको बल्कि ज़्यादा बेहतर पता होगा, हर हर तरफ यही सूरत हाल, बल्कि पूरे पाकिस्तान की यही सूरत हाल जा रही है। गरीब आम जो सा है वो रोड पे आई जा रहा है, अमीर ऊपर से ऊपर जाई जा रहा है। बस यानी कि यही गुजारिश कर सकते हैं कि यानी कि महंगाई पे जितना हो सके उससे यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उस पर कंट्रोल किया जाए। अच्छा शहजाद, शहरी की गुफ्तगू जैसा कि आपने खुद कहा कि कल रिपोर्ट किया था आपने कि घी की कीमत में इजाफा हुआ है, तो कल का इजाफा अपनी जगह, आज मार्केट में आए तो आपको पता चला कि मजीद इजाफा हो गया है। ये जो हर गुजरते दिन के साथ इजाफा किया जा रहा है, इसका जवाब क्या बताया जा रहा है? अब लोग प्लान करके अपने घर से एक स्पेसिफिक अमाउंट लेके जा रहे हैं कि उन्होंने अपने पूरे महीने की ग्रोसरी करनी है। वहां जाकर उन्हें पता चल रहा है कि हर चीज की कीमत में 4 से 5 रुपए इजाफा हुआ है। कहां किस तरह से लोग ग्रोसरी कर सकेंगे? कहां रह जाएगी उनकी कुव्वत खरीद? तो ये गुजरते दिन के साथ इजाफे का जवाब क्या बताया जा रहा है? क्या जस्टिफिकेशन है इसकी? और बिल्कुल, जो मुख्तलिफ कंपनियां हैं जैसे घी बनाने वाली, ऑयल बनाने वाली कंपनी हैं, तो वो उन कंपनियों के पास बहुत सारे जवाब हैं। कभी वो कहती हैं केमिकल महंगा हो गया है, कभी वो कहती हैं खाम माल जो है वो महंगा हो गया है। तो मुख्तलिफ जवाब गढ़ के कीमतों में बेतहाशा इजाफा किया जा रहा है, जिसके बायस आना जो आवाम की बाइंग पावर है और उसके दरमियान और आवाम की जो आमदनी है और इसके अलावा जो अखराजात हैं और जो महंगाई का तनासब है उसके अंदर बहुत बड़ा गैप जनरेट हो गया है। अब लोग जनरल स्टोर पे जब आते हैं तो उनकी जेब में ज़ाहिर है एक स्पेसिफिक अमाउंट होती है, एक महदूद आमदनी होती है। तो यहाँ पे अगर वो 10 चीज़ें लेने आते हैं तो उसके बाद वो कहते हैं जी ये चीज़ निकाल दें, ये निकाल दें, ये निकाल दें, यानी कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं वो भी लिस्ट से माइनस करवाते हैं, जिसके बाद जाकर वो चंद एक चीज़ें ख़रीद पाते हैं। जनरल स्टोर के मालिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम इस हवाले से बात कर रहे थे। तनासब बढ़ता जा रहा है महंगाई का, आपके पास सैकड़ों गाहक रोज़ाना आते हैं, क्या कहते हैं इसके हवाले से? महंगाई के हवाले से यही है कि जब सामान लेते हैं तो बिल ज़्यादा बनता है। वो अक्सर चीज़ें निकलवा देते हैं कि ये भी लेस कर दें, ये भी लेस कर दें, जिसकी वजह से हमारी यानी कि सेल भी कम होती है। हमारे लिए मुश्किल हो रहा है कि हम अपने अखराजात को पूरा कर सकें। तो आए दिन यानी कि हर दूसरे दिन चीनी 2-3 रुपए किलो महंगी हो रही है और घी भी इसी तरह ही महंगा हो रहा है। यानी कि जो आम आदमी है वो तो सफ़र करता ही करता है। इट मीन कि आप लोगों का बिजनेस जो है वो भी इससे हर्ट हो रहा है। ऑब्वियसली इससे बिजनेस भी मुतासिर होता है। शहजाद खान हमारे साथ मौजूद थे और लोगों के तासुरात भी आपने सुने, कारोबार किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं, दुकानदारों के तासुरात भी सुने। थैंक यू सो मच शहजाद। इरफान, अब क्या हम ये सोच लें कि हमने घी इस्तेमाल करना है, सस्ता घी लेना है, तो हम सब स्टैंडर्ड चीजें ही ले सकते हैं? अगर आपको दर्जा अव्वल का घी लेना है तो आपको अच्छे खासे पैसे जेब में रख के लेके जाने ना दर्जा अव्वल या दर्जा दोम की बात छोड़े, मुझे JIT की एक रिपोर्ट याद आ गई जो शुगर माफिया के जब उसके ऊपर काम किया गया। JIT ने रिपोर्ट दी थी कि जब 1 रुपया चीनी की कीमत बढ़ती है तो 5 अरब रुपए है शुगर मिल माफिया की जेबों में जाता है। अब तब कहा जा रहा था कि 55 रुपए चीनी जो फरोख्त होनी चाहिए, शुगर मिल जो है वो 55 रुपए आम सारिफ को चीनी फराहम करेगी। ये JIT की रिपोर्ट में लिखा गया था। उसके बाद हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत ने उसके ऊपर कोई इकदाम नहीं किए। 6 माह बाद कहा गया कि हम इसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए एफर्ट करेंगे। 6 माह गुजर चुके हैं JIT रिपोर्ट को, उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद ये हुआ कि 80 रुपए की जो इन्होंने बाहर से इंपोर्ट की चीनी, उस चीनी की हालत देखे कि जहां पे 1 चम्मच इस्तेमाल होती थी वहां पे 3 चम्मच इस्तेमाल हो रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो आप महंगी चीज ले रहे हैं, उसके बाद ऐसी सब स्टैंडर्ड जो चीज ले रहे हैं जिससे एक ना उसका कोई फायदा है और उल्टा नुकसान है। मसला यही है कि सस्ती चीज आपको मिलेगी, इंतहाई सब स्टैंडर्ड के आप वो खरीदने को आपका दिल नहीं करेगा। चीनी की कीमत जैसा कि हमें शहजाद ने बताई है 100 रुपए 95 रुपए। अल्लाह ताला ही रहम करे, इसके हालात जो हैं कंट्रोल होते हमें नजर तो नहीं आ रहे। थैंक यू सो मच इरफान, आपके वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ और आप हेडलाइंस जानिए, जिसके बाद एक बार फिर से शो में आपको ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और नाज़रीन, हम अक्सर ये बात करते रहते हैं कि आपकी सेहत का ख्याल जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इसीलिए टाइम टू टाइम कुछ स्पेशल प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते रहते हैं कि कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसी इलामात हैं तो आप उसका बर वक्त इलाज करवा सके। क्योंकि हमेशा ये चीज़ मेंशन की जाती है
कि इलाज से बेहतर ये है कि आप एहतियात कर लें। एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को भी महफूज रख सकते हैं और सेहतमंद ज़िंदगी भी गुजार सकते हैं। आज के प्रोग्राम में जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं बहुत ही अहम चीज़ है। मैं ख़ास तौर पर लाहौरियों का जिक्र इस मामले में इसलिए करती हूँ कि लाहौरी होते हैं खाने पीने के शौकीन, और जब खाना पीना ज़्यादा होता है तो बहुत सारे मसाइल हो जाते हैं। पेट में दर्द होना, सीने में जलन होना, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ें हो चुकी हैं। लेकिन होता क्या है कि हम इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते चले जाते हैं। नज़रअंदाज करते करते तो आप इस स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि मैदे में दर्द और उसके बाद जलन और उसके बाद मैदे के अल्सर की तरफ आ जाते हैं। तो खुदा न खास्ता अगर ऐसा है तो किस तरह से बचा जा सकता है, इसके लिए इलाज क्या होगा, एहतियाती तदाबीर क्या होंगी, और आप अपने आप को इस स्टेज पे जाने से किस तरह से महफूज रख सकते हैं। आज के शो में स्पेशली हम इस पर बात करने वाले हैं। इससे पहले कि मैं अपने मेहमान का तारुफ करवाऊं, स्पेसिफिकली मैं ये मेंशन करना आपको चाहूंगी कि ये प्रोग्राम जो है रिफायामा के लिए स्कॉटमैन फार्मा की जानिब से पेश किया जा रहा है। स्टूडियो में हमारे मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ मैं आपके साथ करवाती चलूं। प्रोफेसर डॉक्टर ज़हीर अख्तर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ये फिजिशियन है, पल्मोनोलॉजिस्ट है, इन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल चल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और जब कभी भी घर बैठी आवाम की रहनुमाई हमने करनी होती है, बहुत सारी तकालीफ से उनको बचाना होता है, तो आप जैसे खुसूसी तौर पर अहम शख्सियात को मदऊ करते हैं ताकि घर बैठे लोग अपनी सेहत का ख्याल रख सकें। कुछ आज हम बात करने वाले हैं मैदे के अल्सर के हवाले से। ये कहाँ से चलता है, कब आप इस स्टेज पे पहुंचते हैं, कुछ बिगनिंग बताइएगा कि सिम्टम्स क्या क्या हों, आप एकदम से अलार्मिंग सिचुएशन होती है इन सिम्टम्स के साथ। बहुत शुक्रिया सिटी 42 और अना आपका। आपने जो शुरू में एक लफ्ज़ बोला ना जी, रिफायामा, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। अल्लाह आप लोगों से इस तरह के भलाई के और काम भी ले। थैंक यू सो मच। और इसमें यह है कि बहुत कम वक्त में आपके मीडिया के जरिए, जो कि अक्रॉस दी पाकिस्तान देखा जाता है, लोगों को बहुत फ़ायदा हो जाता है और बहुत सारे वो आने वाली परेशानियों से बच जाते हैं। अब जहाँ तक आपने अल्सर की बात की, अल्सर का मतलब होता है ज़ख्म। अमूमी तौर पे लोग ये समझते हैं कि अल्सर जो है वो सिर्फ मैदे की प्रॉब्लम को कहते हैं। कहीं पे भी कोई जख्म होगा उसको हम अल्सर कहेंगे। सही। लेकिन मतलब हाथ पे अगर जख्म बन गया तो वो भी अल्सर है। लेकिन जब हम पेप्टिक अल्सर की बात करते हैं या गैस्ट्रिक अल्सर की बात करते हैं तो ये स्पेसिफिक वर्ड है फॉर द स्टमक। अब इसमें जैसे आपने पहले शुरू में कहा कि जो अलामतें हैं कि जो ही आप एक लुकमा एक भी खाते हो तो आपको साथ ही पेट में दर्द और जलन शुरू हो जाती है। ऐसे है कि जैसे आपने गर्म तवे के ऊपर पानी डाल दिया और एकदम जो वो आवाज पैदा होती है ना जी गरमाइश की, तो वो आपको फील होता है। तो ये एक अल्सर की बहुत बड़ी अलामत है कि खाते ही आपको दर्द होना। तो ऐसा बंदा फिर खाने से परहेज करता है, फिर परहेज करते करते जो है वो बहुत ही कम उसका वजन हो जाता है। लेकिन ये वजह बनी भी ज्यादा खाने से होती है, ज्यादा खाने से और बेतदाल खाने से। मैं इसीलिए चाह रही हूँ कि कुछ बिल्कुल स्टार्ट में आप बता दें कि किस तरह से एहतियात आपको करनी चाहिए कि आप इस स्टेज पे ना पहुंचे। जी, मैं पहले उसका अल्सर का थोड़ा सा बता दूं। अब उसमें जो अलामतें हैं वो सिर्फ ये है कि खाने के बाद फौरन दर्द का होना, जलन का शुरू हो जाना, खट्टे डकारों को आना, खुराक का आपके मुंह में आना। इसके अलावा बहुत सारे लोग शिकायत करते हैं कि रात को जब हम सोते हैं तो ऐसे लगता है कि आपके खुराक की नाली में खट्टा सा पानी आ रहा है, आपको बर्ब्स आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। असल में इसमें यह है कि हमारी जो निज़ाम है इसमें जो चीजें हिस्सा लेती हैं, एक इसमें है हमारी खुराक की नाली, एसोफेगस। इसकी प्रॉब्लम अलहदा होती है, मैदे की प्रॉब्लम अलहदा है, मैदे के आगे एक छोटी आंत है जिसको ड्यूडिनम कहते हैं, उसकी प्रॉब्लम अलहदा है। अब इन तीनों को आइडेंटिफाई करने का तरीका यह है कि अगर तो आपको खाते साथ ही यहाँ पे एकदम ऐसे जलन और घुटन का एहसास होना शुरू हो गया है, इसका मतलब है कि आपको जो प्रॉब्लम है वो खुराक की नाली में है। सही। खाने के 5 मिनट बाद शुरू हुई है प्रॉब्लम तो आपके मैदे में है, खाने के 1 घंटे बाद शुरू हुई है तो आपकी छोटी आंत या ड्यूडिनम के अंदर मसला है। तीनों का इलाज थोड़ा थोड़ा सा जरा डिफरेंट है। पहले तो ये आइडेंटिफाई कर लें। अब इसमें एक और चीज आती है, वो है जर्ड। आपने खा तो आसानी से लिया, बेहतर खाया गया, लेकिन आधे घंटे बाद आपकी खुराक मुंह में आने लग गई। खास तौर पे वो लोग जो रात को लेट नाइट खाना खाते हैं और खाने के फौरन बाद लेट जाते हैं, तो लाजमी तौर पे ऐसे मरीजों के अंदर उनके मुंह में खुराक आती है, खट्टा पानी आता है। इसका मतलब है कि उनकी मैदे की नाली और खुराक जो मैदे का मुंह है वहां पे एक वेल्व होता है कि जो खुराक हमारे अंदर तो जाने देता है लेकिन उसको वापस नहीं आने देता है, उनका वो वेल्व लूज है, इस वजह से उनके अंदर खुराक आती है। डॉक्टर साहब, रात को लेट खाना खाना हमारे यहाँ एक कल्चर ही बन गया है। फिर ये जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज बंद रहे हैं, स्टूडेंट्स, बच्चे, बड़े, नौजवान सभी रात लेट नाइट जागते रहे हैं और खाने का वो सिलसिला उसी तरह से। क्या ये सिर्फ एहतियात करनी चाहिए कि हमने रात को खाना नहीं खाना एक स्पेसिफिक एज ग्रुप को, कि ये सबके लिए एहतियात है कि रात को सोने से पहले आपने खाना? देखिए, इस सिलसिले में मैं आपको तारीख से वाकया बता दूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में वो एक हकीम आया उन साहबा के साथ ना, बड़ी देर रहा वो मदीना में।
उसको एक भी मरीज नहीं मिला। किसी ने पूछा कि उसने पूछा कि क्या लोग यहाँ पे बीमार नहीं होते, तो उसको पता चला कि बीमार क्यों हो, ये अपना खाना सुन्नत के मुताबिक खाते हैं। जबरदस्त, सुभान अल्लाह। और सुन्नत खाने में क्या है कि आपको भूख लगे तो आपने खाना खाना है, अगर भूख नहीं है तो आपने खाना नहीं खाना, चाहे 3 दिन ना लगे। हम क्या करते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में भूख बिल्कुल नहीं है, लेकिन बंक वो मारा और कहा चलो ये कैंटीन पे चले, और वहां पे बैठे ही ऐसे ही जो बर्गर खा लिए, शवारमा ले लिए, या इस तरह की जंक फूड जो है वो ले ली। रात का हमारी 99% पॉपुलेशन वो जरूरत के तहत नहीं खाती, वो टाइम के मुताबिक खाती है कि चले अब डिनर का टाइम हो गया, भूख लगी नहीं लगी तो खाना ही खाना है। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल नहीं करना। आप अपना सिस्टम को ऐसा सेट करें कि जब आपको भूख लगे, उसका बेहतर तरीका यह है कि आप अपने जो मेन मील हैं वो 2 कर दें। सही। नाश्ता आपका तगड़ा होना चाहिए, दोपहर का खाना उससे कम, रात का खाना बिल्कुल कम। तो आप 2 तगड़े खाने खाएं, एक नाश्ते पे और एक दोपहर में। रात का खाना आप हल्का कर दें, जो भी आपने सवाल पूछा उसका जवाब। अब ये कोई भी इसकी जो है ना बेतदाली करेगा, खा वो बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, नौजवान है, उनको ये प्रॉब्लम होगी। रात का बड़ा खाना खाना और लेट नाइट खाना, तो बेहतर है ये है कि सोने से 2 से 3 घंटे पहले खाए, और वो लाइट फूड हो। बेहतर है किसी फ्रूट की शक्ल में, दूध की शक्ल में, दूध की बनी हुई चीजें की शक्ल में, और सोने से 2-3 घंटे पहले ले, तो उसको फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिया कि स्पेसिफिकली कोई बच्चे बड़े बूढ़े की इसमें कोई वो नहीं है जस्टिफिकेशन के बच्चा ये कर सकता है, बूढ़ा इस टाइम खाना खा सकता है, सभी को इसकी एहतियात करनी है। अब मुझे ये बता दीजिएगा, कुछ हम स्टार्ट से सिम्टम्स कौन कौन से हों जो टुवर्ड्स लीड करते हैं मैदे की अल्सर की तरफ। आपको ये अलामात हैं तो आपको फौरी तौर पर वहीं से ही अपने आप को देख लेना चाहिए, इलाज की तरफ जाना चाहिए, मुस्तरद डॉक्टर की तरफ जाना चाहिए। अच्छा, इसमें यह है कि कुछ अलामतें होती हैं या बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें मरीज को ज्यादा पता होता है डॉक्टर से। अच्छा। उनमें से मैदे की अल्सर एक वाहिद अलामत है जो खुद आके मरीज बताता है डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब मुझे मसला है। अच्छा। और वो पहली अलामत क्या है कि जो ही खाना खाएगा उसको पेट में दर्द और जलन शुरू हो जाएगी। डॉक्टर साहब मैं जब खाना खाता हूँ खट्टे डकार और पानी मेरे मुंह में आता है। सही। अब ये 2 चीजें ऐसी हैं, और अक्सर मरीजों को आजकल चूंकि अवेयरनेस बहुत है, सोशल मीडिया का दौर है, और पढ़ते और आप लोगों ने भी बहुत अवेयरनेस पैदा कर दी है, वो खुद आगे कहते हैं डॉक्टर साहब में अल्सर हो गया। वरना ये सिंपल 2 अलामतें, खाने के बाद आपको पेट में दर्द हो, जलन शुरू हो जाए और खट्टे डकार आना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि आपको मैदे की या खुराकी नाली की प्रॉब्लम। सही। डॉक्टर साहब हम बार बार जिक्र कर रहे हैं खाने का, मुझे ये बताइएगा, हम घर बैठे होम रेमेडी बड़ी करते हैं, खुद से डॉक्टर बनते हैं और अद्वियात का इस्तेमाल भी करते रहते हैं। कुछ हुआ आपने पेन किलर खा ली या मुख्तलिफ अद्वियात का आपने एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कर लिया, इसके साथ साथ फिर ये प्रैक्टिस बहुत ज्यादा आम है, फिर कोविड का भी मुझे जिक्र करना है, उसको तो मैं भूल ही नहीं सकती। क्या ये चीजें भी मैदे के अल्सर की तरफ जाती हैं कि आप अद्वियात का गैर जरूरी इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर अब ये कोविड को भी बीच में डिफाइन कीजिएगा? अब ये है कि देखें जी, 3 चीजें। सही। हरी, वरी एंड करी। हरी मीन जल्दी कोई काम करने, वरी मीन खामखा की परेशानी, और करी मीन ये तेज मसालों वाली चीजें। ये तीनों चीजें सबब बनती हैं आपके मैदे के अल्सर का। सही। तो आपने कोई भी काम जल्दी बगैर प्लानिंग के नहीं करना, बिल्कुल शांत काम और सुकून के साथ आपने जिंदगी को गुजारें। उसके बाद फिर यह है कि आपने परेशानियों को अपने ऊपर सर पे सवार नहीं होने देना। और खाने की तो हमने बात कर ली जो आपने परहेज करनी है। अब इसमें जो दवाइयां बनती हैं, जो आपकी पेन किलर्स है ना, खास तौर पे जोड़ों के दर्दों की दवाइयां, हमारे बड़े बूढ़ों में जोड़ों की दर्दें हैं, तो ऐसे खाम खा दवाइयां जो हैं, जिसमें आइबोप्रोफिन हो गई, जिसके अंदर मेफेनेमिक एस्पोनस्टोन के नाम से है, वो हो गई, वो बगैर डॉक्टर के मशवरे से उसको नहीं लेनी चाहिए। वो लाजमी तौर पे अगर आप गैर जरूरी दवाइयां, पेन किलर्स, एस्प्रिन हो गई, वो लेते हैं तो वो आपको स्टमक में अल्सर करेगी, और उनका जो अल्सर है वो बाज़ ब्लीड भी करता है, खून की उल्टियां और मोशन के अंदर खून आना, वो फिर जान के लिए भी खतरनाक हो सकता है। तो पेन किलर सिर्फ तभी आप अगर 1-आधा महीने में ले लिया वो तो ठीक है, लेकिन अगर आपको रोजाना लेने पड़ते हैं तो किसी मुस्तनद डॉक्टर के मशवरे के बगैर वो लें जो स्टमक के लिए सेफ है। सही। अब दूसरी बात आपने की कोविड की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अल्लाह सबको महफूज रखे और हमारी फैमिलीज को भी महफूज रखे इस वबा से। लेकिन कोविड में जो हम दवाइयां देते हैं ना जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टीरॉयड लाइफ सेविंग है, देने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर वो अनड्यू ले लिए जाएं, गैर जरूरी ले लिए जाएं, ज्यादा अरसे के लिए ले लिए जाएं, तो वो सबसे ज्यादा स्टमक कैंसर की कॉज बनते हैं। अच्छा। वो बहुत ज्यादा स्टमक कैंसर की कॉज बनते हैं। यानी इसमें भी अगेन आपको डॉक्टर के मशवरे के अलावा कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करनी। ठीक। तो अब आप स्टीरॉयड अगर लेने हैं, बिल्कुल लेने हैं, जान बचाते हैं, बहुत जरूरी है, लेकिन स्टीरॉयड 2 धारी तलवार है, ना लेंगे तब भी नुकसान है, लेंगे तब भी नुकसान है। आप फिर उनसे बचना कैसे है, या अगर आपको पेन किलर मजबूरन लेने पड़ते हैं तो बचना कैसे है, उसमें फिर यह कि आप हर डॉक्टर का नुस्खा देख लीजिएगा। उसके अंदर आजकल बहुत सारी ऐसी दवाइयां आई हुई हैं जिनके अंदर पीपीआईज है, जिसको प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। प्रोटॉन पंप हमारे अंदर एक स्टमक में पंप होता है, ऐसी चीज है जो एसिड बनाता है।
तो ये जो दवाइयां हैं ना, जिनको पीपीआईज बोलते हैं, वो इस एसिड को बनने से रोकती हैं या इतना बनाती हैं जितना हमारी जरूरत है। उनके अंदर बहुत सारी हैं, एक से बढ़ के एक है, लेकिन आजकल जो लेटेस्ट आई हुई है ना जी, वो डेक्सलेम्प्राजोल है। जैसे हम आपने बात की, जिनका प्रोग्राम हम स्कॉटमैन की तरफ से कर रहे हैं, इनका रेमिड के नाम से आ रहा है, बहुत अच्छा है वो है कि जो आपको, अगर आप पेन किलर ले रहे हैं, अगर आपको अल्सर है, अगर आप स्टीरॉइड ले रहे हैं, तो साथ उसका 60 मिली ऐड कर लें तो आप इन प्रॉब्लम से महफूज रह सकते हैं। सही, हम गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन आगे बढ़ाएंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बहुत ही इंफॉर्मेशन, ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, मुस्नद मालूमात हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और इसका मकसद सिर्फ यही है कि आप एहतियात कर सकें। हम गुफ्तगू का सिलसिला ज़रूर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी एक अहम खबर एहतसाब अदालत से आप तक पहुँचा देते हैं। एहतसाब अदालत से अहम खबर ये है कि गैर कानूनी असासाजात बनाने का केस है। सो अभी हमें जाना है एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर खुदा ना खास्ता कोई मैदे के अल्सर में मुब्तला है तो इसका अच्छा मुस्तनद इलाज क्या है, और अगर आप टाइमली इलाज नहीं कराते हैं तो फिर आप कौन कौन सी बीमारी में मुब्तला हो सकते हैं, क्या परेशानी हो सकती है, टाइमली इलाज कितना जरूरी है, इस पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। प्रोफेसर डॉक्टर ज़हीर अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। अब हम बात करने वाले हैं कि अगर किसी को मैदे का अल्सर है तो इसका मुस्तनद इलाज क्या है। मैदे के अल्सर का नाम सुनकर ही अक्सर लोग जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो इसका इलाज क्या है, इसका इलाज मुमकिन है भी या नहीं है, ये डॉक्टर साहब से बेहतर कौन बता सकता है। जी डॉक्टर साहब बताइए। अच्छा, पहले ये है कि इसकी तशखीस खुद नहीं करनी अल्सर की, क्योंकि बाज़ का हार्ट की प्रॉब्लम भी ऐसी है जिसकी अलामतें इसके साथ मिल सकती हैं। सही, तशखीस अच्छे डॉक्टर से, अच्छे हॉस्पिटल से करवाएं। जी हाँ, जब आपने तशखीस कर ली कि मसला मैदे का है, मैदे की तेजाबियत का है, अल्सर का है, तो आपको पूरी दुनिया में कहीं पे आप इलाज के लिए चले जाएं, वो आपको पीपीआईज लिख के देंगे। उसमें डिफरेंट तरह के सॉल्ट्स हैं, ओमिप्राजोल है, लेंसोप्राजोल है, डेक्सलेंसोप्राजोल जो आजकल लेटेस्ट सॉल्ट चल रहा है, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी ओमिप्राजोल की कोई ना कोई शक्ल इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके लिए मैं एडवाइस करूंगा कि पहली बात तो कि इलाज है या नहीं, ये नई वाली तो बात है ही नहीं, इलाज बहुत अच्छा मौजूद है। सही, शर्त यह है कि आप लेटेस्ट सॉल्ट इस्तेमाल करें। सही, अगर आपने तशखीस करवा ली कि मसला मैदे का ही है, तो इसमें डेक्सलेंसोप्राजोल बेहतरीन, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि वो रेमिड की शक्ल में बेहतरीन कैप्सूल है। आपका 2.5 से 3 माह का इलाज होगा। 60 मिलीग्राम का कैप्सूल आपने पहले महीना लेना, बाद में 30 मिलीग्राम वाला एक ले लें रोजाना। ठीक है, और साथ हरी वरिया एंड करी से बचना है, और सबज पत्तों वाली सब्जियां, सब्जियों का, फलों का इस्तेमाल ज्यादा, और फैट्स का और तेज मसालों का इस्तेमाल बिल्कुल ना होने के बराबर। इसमें डाइट का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सही सही। और साथ दूध की बनी हुई चीजें, दूध, दलिया, कस्टर्ड, खीर, सवैयां, इसका इस्तेमाल बढ़ा दें। सही सही। और ब्रेकफास्ट बड़ा, नाश्ता बड़ा, दोपहर का खाना उससे कम, रात का खाना बिल्कुल कम, और रात का खाना सोने से 2-3 घंटे पहले। सही सही। तीसरी बात, अगर आपका वजन बढ़ा हुआ है तो आप अपना वजन कंट्रोल करें। सही। वॉक ज्यादा करें, खाना कम कर दें। ठीक है, और रात जरा 2 से 3 घंटे बाद खाने के बाद सोएं, और सराहने वाली साइड को जरा ऊंचा रख के, सराहने वाली साइड के नीचे, सराहना ऊंचा नहीं करना, वो साइड ऊंची करनी है कि आप इंक्लाइन पोजीशन में इस तरह हो कि उसके नीचे ईंटें रख लें, थोड़ी सी वो साइड ऊंची बनवा लें। सही। या कुछ आजकल मैट्रेस ऐसे आ रहे हैं कि जो इस तरह बंदा लेटता है इंक्लाइन होके, उस तरीके से लेटें तो आप इंशाल्लाह महफूज रह सकते हैं। सही, ये वो चीजें हैं जिससे आप महफूज रह सकते हैं। डॉक्टर साहब, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी, खुदा ना खास्ता अगर बर वक्त आप इलाज नहीं कराते हैं तो फिर इसके नुकसानात मजीद क्या हो सकते हैं? देखिए, जो कहा जाता है ना, स्टिच इन टाइम सेव्स 9, कि वक्त पे लगा एक टांका बाद के 9 या 10 या 13 टांकों से बचाता है। तो पहला तो इलाज रेमिडी है, यही है कि आप प्रॉपर तशखीस करवा के ये 2.5 से 3 माह खा लें तो आप और परहेज करें। लेकिन इन केस अगर आपने प्रॉपरली इलाज नहीं करवाया तो फिर यह है कि जख्म गहरे से गहरा होता चला जाएगा, साथ खून की नालियां पड़ी होती हैं, अगर उन तक जख्म पहुंच कर कोई फट गई तो फिर उसमें यह है कि फिर आपको खून की उल्टियां और मोशन के अंदर खून आ सकता है। तो फिर उसका हाल सिर्फ सर्जरी होता है कि आपका स्टमक का एक हिस्सा काटना पड़ेगा, उस अल्सर को निकालना पड़ेगा, तो फिर जरा काम लंबा हो जाता है। लेकिन बेहतर यह है कि आप तशखीस प्रॉपर करवा के, परहेज करके इस स्टेज पे जाने से बच जाएं, वरना फिर आपको सर्जरी करवानी पड़ेगी। सबको इससे महफूज रखे। डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि विटामिन्स जो कि हमारी बॉडी में डिफरेंट मौजूद होते हैं, इनकी कमी की वजह भी क्या इसका सबब बन सकती है, ज्यादती की या कमी? जी, ये बहुत आपका मुतल्लिका सवाल है आज के दौर में खास तौर पर। देखें जी, आजकल बहुत सारी स्टडीज मौजूद है, मुख्तलिफ किस्म के विटामिन हैं, जिनमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है विटामिन डी। कोविड के अंदर, आजकल कोरोना की हमने पहले भी उस पर बात थोड़ी सी कर लिया, कोविड के अंदर देखा गया कि जिन मरीजों में विटामिन डी की कमी है ना जी, तो वो उनको चाहिए कि वो अपनी सप्लीमेंट में विटामिन डी जरूर लें। मार्केट में मुख्तलिफ नामों से मिल रहे हैं,
लेकिन सबसे अच्छा वो होता है कि जिसको आप मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल। अब उनमें से एक विटामिन मतलब आप खा भी सकते हैं, टीके आ रहे वो दूध में डाल के या पानी में डाल के जूस में डाल के पी सकते हैं, लेकिन एक विटामिन है सनीविट के नाम से, सनीविट। उसको ये है कि आप उसके लोशन को हाथ पे या स्किन पे लगा के आपकी स्किन में भी एब्जॉर्ब हो जाता है। तो आप अपनी विटामिन डी लेवल, खास तौर पे हमारे बड़ों में, हमारी वो ख्वातीन जो बच्चे पैदा करने की उम्र में या दूध पिलाने की एज में, अपना विटामिन डी लेवल चेक करवाएं। हमारी एक स्टडी मौजूद है कि जिसमें 75% ख्वातीन में विटामिन डी की कमी है। उससे कोविड उनमें ज्यादा होता है, उनमें अल्सर मैदे का ज्यादा होता है। सही। और अगर उनमें विटामिन डी की कमी है तो ये जो है सनीविट 2 लाख यूनिट का इंजेक्शन, वो एक होता है कैप्सूल, वो या जिस्म पे मार लें या उसको खा लें वैसे ही, और हफ्ते में एक दफा ले लें, 8-10 कैप्सूल लें हर हफ्ते बाद एक, और उसके बाद फिर जब चेक करें अगर लेवल पूरे होगा तो फिर उसको बंद कर दें। सही। तो ये भी आपको बता दिया है कि आप किस तरह से विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, हेल्दी लाइफस्टाइल पे अब मैं बात करना चाह रही हूँ। अब हमने ये जो तमाम गुफ्तगू की है, हमने अपने देखने वालों को इससे महफूज भी रखना है। अल्लाह ताला ना करे कि किसी को मैदे का अल्सर हो। लाइफस्टाइल इसमें कितना मैटर करता है? क्या चीज़ें सजेस्ट करना चाहेंगे वो लोग जो कि हम वैसे ही देख रहे हैं आजकल लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं, आराम पसंद हैं। अच्छा लाइफस्टाइल क्या होता है कि आप इन अमराज से, इन परेशानियों से बच सकते हैं, सेहतमंद जिंदगी गुजार सकते हैं? 5 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है अच्छी लाइफस्टाइल में। दोस्त, धूप, नींद, इतदाल के साथ खाना खाना और परेशानियों से बचना। देखिए आपके दोस्त जो है ना आपकी आधी हेल्थ के जिम्मेदार होते हैं। अच्छा, ये मैंने फर्स्ट टाइम सुना है, आपने नई चीजें ऐड कर दी हैं। जी 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 बिल्कुल, इट्स अ पार्ट ऑफ द लाइफस्टाइल। सही, ठीक है कि नहीं? ठीक है। और खुशकिस्मत लोग हैं वो कि जिनके फैमिली मेंबर्स, अगर आप मैरिड हैं तो मियाँ बीवी तो एक रिश्ता तो अल्लाह बना ही देता है, लेकिन दोस्त वो हैं कि नहीं है? ठीक है कि नहीं? पेरेंट्स आपके वालिदैन दोस्त हैं कि नहीं है? बिल्कुल। तो आप अपने बच्चों को, अपनी मियाँ बीवी के आपस में रिलेशन में दोस्त बनाएं, और अगर नहीं है तो फिर बाहर के दोस्तों के साथ ऐसा वक्त गुजारें। आप देखें आप सबसे ज्यादा अच्छा फील अपने दोस्तों के साथ करते हो। सही। धूप में वक्त जरूर गुजारें। जैसे हमने अभी विटामिन डी की बात की, तो अगर ये सनीविट को आप जिस्म पे लगा के थोड़ा धूप में यस यस, नींद आपने 6 से 8 घंटे की जो क्वालिटी जो स्लीप है, रात वाली नींद, ये नहीं कि सारी रात जागते रहे और दिन को सो लिया, जो सोना है वो रात को ही होता है, वो पूरी करें। आधा घंटा सैर जरूर करनी है। हमारे अक्सर हम ये कहते हैं कि हर खबर पर है नजर पर अपनी सेहत से बेखबर। आप मीडिया के लोग हैं, हम डॉक्टर्स हैं, हम दिन को हॉस्पिटल कर रहे हैं, शाम को अपने क्लिनिक कर रहे हैं, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं है। अपनी सेहत का ख्याल आप लोग डॉक्टरों से मशवरे करते हैं, रफाया के काम करते जा रहे हैं, लेकिन प्रोग्राम में इतना बिजी रहते हैं कि शायद आप तो माशाल्लाह स्मार्ट है और आपको तो खैर मुझे लगता है कि ये सारी चीजों का ख्याल रखते हैं, लेकिन सारे लोग नहीं रखते होंगे। सही। तो सैर जरूर अपने आप को आधा घंटा जरूर दें, कोई जिम ज्वाइन कर लें, किसी पार्क में वॉक कर लें, या सनीविट लगा के धूप में आधा घंटा चक्कर लगा लें। सही। नॉट 7 डेज अ वीक, लेकिन 5 दिन हफ्ते में जरूर सैर करें। सही। और उसके बाद जो मैंने पहले जैसे अर्ज किया, इत्तदाल के साथ खाना, खाना तभी खाना है जब भूख लगे, टाइम के हिसाब से ना खाएं, भूख के हिसाब से खाएं, और जितना आपने खाना है आधे खाने में उठ जाएं। अभी आपकी भूख रहती हो तो आप उठ जाएं, पानी पहले पिए, पानी दरमियान में पिए, पानी आखिर में ना पिए, दोबारा भूख जब भी लगे थोड़ा खा लें। और खाएं क्या? प्लांट ओरिजिन की चीजें ज्यादा, एनिमल ओरिजिन की चीजें कम। सही। तो इंशाल्लाह इन 4-5 बातों पे अमल करेंगे तो इंशाल्लाह सेहतमंद आप सेहतमंद रह सकेंगे। डॉक्टर साहब, एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड ज़रूर करना चाह रही हूँ, बहुत सारी ये चीज़ें आम होती जा रही हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, ये हर दूसरे घर में दूसरे मरीज हमें जो है वो नज़र आते हैं, बड़े बूढ़े, अब तो बल्कि नौजवानों में भी ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आम होने लग गई है। फिर इन मसाइल के साथ खुदा न खास्ता अगर आपको स्टमक का कोई इशू हो गया है तो फिर उसके लिए एहतियात क्या ज़्यादा बढ़ जाती है? डेफिनेटली बढ़ जाती है। अब देखें, एक होता है कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। कुछ ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, कुछ शुगर की दवाइयाँ हैं जो सब ने जाना तो स्टमक के अंदर ही है ना, तो अगर आपको ऑलरेडी स्टमक का मसला है तो वो उसको और प्रॉब्लम कॉज करेगी, और प्रॉब्लम कर सकती है। बिल्कुल। तो उसके लिए फिर आपको डबल दवाई लेनी पड़ती है। तो इसलिए ज्यादा जरूरी है कि आप अपने स्टमक को बचा के रखें कि अगर आपको ब्लड प्रेशर और शुगर की किसी वजह से दवाई लेनी पड़ी तो आपका स्टमक ऑलरेडी इस हालत में हो कि उन दवाइयों को एक्सेप्ट कर सके। सही। बाकी ये आपने बहुत बड़े टॉपिक की बात कर ली है, डायबिटीज एक बहुत बड़ा चैप्टर है, इसमें और घंटों का प्रोग्राम हम आने वाले प्रोग्राम्स में इस पे जरूर बात करेंगे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला है, इसके बारे में भी लोगों को इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर साहब, मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? आप मैसेज फिर वही है कि सेहतमंद जिंदगी गुजारें, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें, आप अपने आप को वक्त दें। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, दूसरों को वक्त देते हैं, लेकिन अपने आप को वक्त नहीं देते। अपने आप को वक्त कैसे देना है? सैर करें, धूप में वक्त गुजारें, कुछ टाइम दोस्तों के साथ गुजारें,
और खाने के अंदर इतदाल रखें। और अगर कभी प्रॉब्लम आ गई, फिक्र की कोई बात नहीं है, अल्लाह ने जहां बीमारी बनाई है उसके साथ वो उसका इलाज भी है। बिल्कुल ऐसा तो जो उनका मुतलका इलाज है, रेमिटाइड, इस तरह के जो भी कैप्सूल हैं वो इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह सेहतमंद रहेंगे। इंशाल्लाह आप सेहतमंद रह सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर एतदाल के साथ खाएंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से अपने आप को महफूज भी रख सकते हैं और एक ज्यादा अरसा आप अच्छी चीजें खा भी सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, हमें चलना है एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, अहम खबर तो आपने जान ली। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जैसा कि हमने डिस्कस किया आपकी सेहत के हवाले से किस तरह से आपको मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रख सकते हैं, तो कुछ टाइम टू टाइम चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस इसलिए करते रहते हैं कि जो कुदरती चीज़ें आपके पास मौजूद हैं उनका इस्तेमाल करके आप किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं ग्रेप फ्रूट के बारे में, इसकी ग़िज़ाई अहमियत क्या है, इसका बेहतर इस्तेमाल क्या है और ये किस तरह से आपकी सेहत के लिए मुफीद है, इस पर अभी हम बात करेंगे। जी, तो ग्रेप फ्रूट की ग़िज़ाई अहमियत क्या है, इसका बेहतरीन इस्तेमाल क्या है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं वज़न कम करने में भी इसका बहुत अहम किरदार है, तो इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में हमारी मेहमान मौजूद है, तारुफ आपके साथ कराएंगे। न्यूट्रिशनिस्ट सहर चावला साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। सहर, आज टॉपिक जो हमने बात करनी है वो तो जैसे मैंने पहले ही अनाउंस करा दिया है, क्या कहना चाहेंगी, क्या ग़िज़ाई अहमियत है ग्रेप फ्रूट की? ग्रेप फ्रूट का इंट्रोडक्शन मैं इस तरह कराऊंगी ना कि ग्रेप फ्रूट को फ्रूट ऑफ पैराडाइज कहा जाता है। दो फल हैं आपके पास जिनको जन्नत से जोड़ा जाता है, एक आपके पास पपाया, उस पर इंशाल्लाह फिर कभी बात करेंगे, और एक जो ग्रेप फ्रूट है उसको फ्रूट ऑफ पैराडाइज कहा जाता है। और क्योंकि हम खवातीन बैठी हुई हैं तो सेहत पे आने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं आपके हुस्न और आपकी खूबसूरती के लिए, आपकी स्किन के लिए जो ये तो बहुत सारी खवातीन जो सुन रही हैं वो इसका इस्तेमाल करने वाली हैं। ऐसे इस्तेमाल करें, रोज आप एक ग्रेप फ्रूट खाएं। उसकी रीजन ये है कि ग्रेप फ्रूट का वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। 88 to 89% ग्रेप फ्रूट में आपके पास पानी होता है। जिस भी खाने का वाटर कंटेंट ज्यादा होता है वो आपकी स्किन को प्लम्प रखता है। आपने खवातीन की क्यों बात की? मर्द हजरात यहाँ पर हमारे कैमरामैन बैठे हैं, ऐसे नाराज हो जाएंगे, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल मर्द हजरात भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कहा हमारी जरा दुखती रग होती है ना खूबसूरती, लेट्स नॉट हाइड अवे फ्रॉम दिस फैक्ट, ये तो है, वरना मर्द भी खूबसूरत हो जी, मर्दों को भी ममानत नहीं है खूबसूरत होने से। हाइड्रेशन, वाटर कंटेंट ज्यादा स्किन को प्लम्पी रखता है, सॉफ्ट रखता है। ग्रेप फ्रूट में आपके पास विटामिन सी बहुत ज्यादा होता है। विटामिन सी आपके पास क्या करते हैं, जो स्किन का तनाव, इलास्टिसिटी वाला टिश्यू है, कोलेजन उसको बनाता है। तो जो लोग उन खानों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें विटामिन सी ज्यादा होते हैं, उनके स्किन की तनाव और इलास्टिसिटी ज्यादा देर तक जो है वो बरकरार रखती है। और इसके अलावा इसका एंटी एजिंग इफेक्ट भी है। इसमें आपके पास एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं जो फाइन लाइंस, रिंकलिंग्स, इन चीजों को डिले करते हैं। अब साथ साथ इसके हेल्थ बेनिफिट्स पे आ जाते हैं, तो मैं इसका सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ बेनिफिट बताऊंगी जो इसके जिस के साथ एसोसिएटेड है, वो है आपके पास फाइबर। ग्रेप फ्रूट की मजे की बात यह है कि आपके पास दो तरह के फाइबर होते हैं, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, और इसमें दोनों मौजूद हैं। इसका 2/3 हिस्सा आपके पास सॉल्युबल फाइबर पर मुश्तमिल है जो कि बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसमें कंपाउंड होता है हेस्पेरिडिन। हेस्पेरिडिन क्या करता है, बैक वक्त एक तीर से दो शिकार, बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और उसी टाइम पे गुड कोलेस्ट्रॉल को ज्यादा करता है। ये खसूसियत आपको मुश्किल से ही किसी और फल में मिलती है। उसके अलावा ये आपका ब्लड शुगर जो है उसको रेगुलेट करता है। जो बाकी का हिस्सा आपके पास इनसॉल्युबल फाइबर से बना होता है, वो आपके पास कब्ज का बहुत अच्छा इलाज है। वो आपके पास खाने की मूवमेंट को बॉडी से स्लो कर देता है, तो पेट ज्यादा देर तक भरा रहता है। आपकी आंतों से जितने भी टॉक्सिन्स हैं, जितने भी बैक्टीरिया हैं, जो अनवांटेड वेस्ट है, उसको बहुत अच्छे से वॉश आउट करता है। और क्योंकि आपका पेट ज्यादा देर तक भरा रहता है और इसका वाटर कंटेंट ज्यादा है और ये कैलोरीज में कम है, तो ये वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। ये सबसे बड़ी वजह है। और बहुत सारे लोग ये पूछना भी चाह रहे थे कि ये वजन कम करने में इसका क्या? एब्सोल्युटली, उसके पीछे भी दो रीजन है। एक रीजन तो मैंने बता दी, फाइबर। उसके अलावा जो आपके पास ग्रेप फ्रूट होता है उसमें कंपाउंड होता है जिसको कहते हैं नायरेंजिनिन। नायरेंजिनिन आपके पास क्या करता है कि फैट को स्टोर करने की जगह ना, वो खाने जिनमें नायरेंजिनिन होता है जब आप उनको लेते हैं, वो आपके पास फैट को बर्न करता है। और इसके अलावा इसमें विटामिन सी तो आपके पास होता है। विटामिन सी आपकी बॉडी में, आपके लिवर में जो चर्बी, फैट, उसकी जो ऑक्सीडेशन है, डिस्ट्रक्शन है, उसके प्रोसेस को तेज कर देता है, आपके मेटाबॉलिज्म को तेज कर देता है। और क्योंकि ग्रेप फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है,
ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि किस खाने की कितनी एबिलिटी है ब्लड शुगर बॉडी में ब्लड में तेज करने की। तो ये 0 से 100 के स्केल पर होते हैं। इसका आपके पास सिर्फ 25 से 28 होता है, तो ये ब्लड शुगर बॉडी में बहुत आहिस्ता रेज करता है। जब ये ब्लड शुगर बॉडी में बहुत आहिस्ता रेज करता है, मैं ऑडियंस को एजुकेट करना चाहूंगी, तो इंसुलिन भी आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती है, और जब इंसुलिन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाती है, फैट सेल चर्बी सेल इतनी आसानी से बनना शुरू नहीं होते, तो ये आपकी वेस्ट लाइन के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। और इसी वजह से अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन जो है इसको डायबिटीज के पेशेंट्स, एक और फायदे की तरफ हम आ गए हैं, डायबिटीज के पेशेंट्स के यूज के लिए बहुत ज्यादा इसको एडवोकेट करते हैं। और यहाँ पे फिर आपके पास नायरेंजिनिन जो है वो रोल प्ले करता है। नायरेंजिनिन आपके पास डायबिटीज के पेशेंट्स में क्या करता है, या उन सब लोगों में जिनको ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, इवन के उन बच्चों में भी जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का प्रॉब्लम है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ा देता है। क्योंकि इन सब डिजीजेस के पेशेंट्स में जिनमें मैंने जिक्र किया है, इंसुलिन हार्मोन को लेकर रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इनका प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। एक और कमाल की बात है ना जो मैं बताना चाहूंगी, ये कैंसर प्रिवेंट करने में बहुत अच्छा है। अगर आप ताहयात रोज एक ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी में जो कैंसर का रिस्क है वो 35 से 40% दूसरे लोगों की निस्बत कम हो जाता है। क्योंकि अगेन जो नायरेंजिनिन है आपके पास, कैंसर में आपके पास सडन म्यूटेशन चेंज होती है डीएनए में, सेल्स में, ये जाके उस चेंज को फिक्स करता है उस लेवल पर, और ये चेंजेस नहीं होने देता। साथ ही साथ आपका लिवर भी डिटॉक्सिफाई करता है। इसके अंदर एक कंपाउंड फ्लेवोनॉइड मौजूद होता है जिसको आप लिमोनॉइड्स कहते हैं। आपके जो लिवर के टॉक्सिन्स हैं उनको पानी के साथ डिसॉल्व करके वॉश आउट करता है। इसमें ग्लूटाथायोन होता है जो कि बॉडी का सबसे स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है, वो भी आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है। इतने सारे फवाइद हैं और इतनी सारी बीमारियों से आपको ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल जो है वो महफूज रख सकता है। कोविड के लिए भी क्या ये मुस्तफिद है? एब्सोल्युटली। जिस चीज में आपके पास विटामिन सी है ना, वो आपके पास जो इम्यूनिटी है उसको तेज कर रहा है। विटामिन सी आपके व्हाइट ब्लड सेल्स जो है उसकी प्रोडक्शन को भी आपके पास तेज करता है। और विटामिन सी आपके पास खुद एक एंटीऑक्सीडेंट है, यानी बॉडी में जितने भी हार्मफुल रेडिकल्स हैं, जो केमिकल्स हैं, उसके लेवल वो कम करता है। उसी वजह से तो इसका एंटी एजिंग इफेक्ट है। ग्रेप फ्रूट आपकी आंखों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है, आपकी विजन के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। जो ग्रेप फ्रूट है वो आंखों की ब्लड वेसल्स को मेंटेन करता है, मोतिये कैटरैक्ट से जो है प्रोटेक्ट करता है, एज रिलेटेड जो विजन चेंजेस होती हैं उससे प्रिवेंट करता है। और इसके अलावा ये हार्ट पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है क्योंकि इसका पोटेशियम कंटेंट बहुत अच्छा है। और ये ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है। वो सारे खाने जिनमें पोटेशियम ज्यादा होते हैं, मैं अगेन ऑडियंस को एजुकेट करना चाहूंगी, वो आपके पास स्ट्रोक, डिसीज और ब्लड प्रेशर का जो रिस्क है वो 25% तक कम करते हैं। क्योंकि जिस खाने में पोटेशियम जितना ज़्यादा होगा वो सॉल्ट सोडियम को उतना ही ज़्यादा बॉडी से एक्सक्रीट करेगा, तो ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन, दिल के मसल की कॉन्ट्रैक्शन को अच्छा करता है, पूरी बॉडी का फ्लूइड बैलेंस, पूरी बॉडी की मिनरल रेगुलेशन मेंटेन करता है। और जब पूरी बॉडी में आपकी ये सब चीज़ें ठीक रहेगी तो स्किन आपकी खुद ब खुद जो है वो खुशनुमा नजर आएगी। अच्छा सहर, मुझे ये बताइएगा, अब लोगों को पता चलता है कि इतने सारे फवाइद हैं, अब धड़ाधड़ ये ना हो कि जो लोग सुन रहे हैं वो अब दिन में पूरा दिन ही इसका इस्तेमाल ग्रेप फ्रूट का करना शुरू कर दें। बेस्ट यूज क्या है, टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए, जूस की फॉर्म में आप इस्तेमाल करें या इसको वैसे इस्तेमाल करें, ये भी बता दीजिए। अच्छा, एक ग्रेप फ्रूट में सिर्फ 45 कैलोरीज होती है, यानी यूं आई और यूं गई, तो दिन में 2 से 3 आप खा सकते हैं। इट इज एब्सोल्युटली ओके, ठीक है। इससे मोटापा वगैरह तो आपको होने नहीं लगा। देन अगेन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। ग्रेप फ्रूट क्या ना, मैं कहती हूँ किसी भी फ्रूट को आप जूस की फॉर्म में मत लें। मैं हमेशा कहती हूँ सिंपल रूल फॉर लाइफ, डोंट ड्रिंक योर कैलोरीज। क्योंकि जब आप जूस की फॉर्म में लेते हैं, आप उसका पल्प, उसका फाइबर, अभी मैंने फाइबर के कितने फायदे बताए हैं, उसको आप निकाल देते हैं। आप सिर्फ एक एक्सट्रैक्टेड शुगर सिरप, एक फ्रुक्टोज सिरप आप लेते हैं। और क्योंकि जूस के लिए फिर 3-4 फल चाहिए होते हैं तो आप कैलोरीज भी ज्यादा लेते हैं। जब आप छील के फल खाते हैं तब आप ज्यादा ज्यादा 1 या 2 खा पाते हैं। तो उसको आप हमेशा जूस की नहीं, सॉलिड फॉर्म में, रॉ फॉर्म में लें। और फल का आइडियल टाइम हमेशा मिड मॉर्निंग होता है, ठीक है। मिड मॉर्निंग का मतलब होता है नाश्ते के 2 से 3 या घंटे बाद, और आप इसको मिड इवनिंग भी ले सकते हैं। कभी भी फल को मैं हमेशा कहती हूँ कि डिजर्ट की फॉर्म में मत लें, फल को खाने के फौरन बाद मत लें। या आपकी किसी भी फल को इंक्लूडिंग ग्रेप फ्रूट डाइजेशन के साथ इंटरफेयर करता है। अक्सर लोगों की आदत है आजकल सर्दी खाना खाया साथ ही किन्नू छील लिया। कम से कम 45 मिनट गुजरने दें आप फल खाने के लिए, क्योंकि खाने में प्रोटीन होता है और इसमें आपके पास फ्रुक्टोज होता है। दोनों की जो डाइजेशन है वो मैदे में डिफरेंट प्रोसेस से होती है। डू नॉट इंटरमिंगल द टू। सही। मैसेज क्या होगा देखने वालों के लिए? मैसेज मेरा देखने वालों के लिए यही होगा कि अल्लाह ताला ने जो फल जिस मौसम में पैदा किया है वो किसी रीजन की वजह से पैदा किया है। हमारे पास सिट्रस फ्रूट्स हैं जिसमें हमारे पास ग्रेप फ्रूट आ जाते हैं, वो सर्दियों में इसलिए दिए क्योंकि सर्दियों में बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो इसका इस्तेमाल जो है वो जरूर करें और हाइड्रेटेड रहें, फलों की सूरत में भी, पानी की सूरत में भी, और स्ट्रेस फ्री रहें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। इतनी जबरदस्त इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ, फिर इतने सारे फायदे बता दिए हैं, तो मेरे साथ बहुत सारे लोग इसका इस्तेमाल तो करने
वाले ही हैं, अपनी जल्द की वजह से भी, अपना वेट मेंटेन करने की वजह से, और फिर इतने सारे फ़वाइद हों तो क्यों नहीं आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। ज़रूर कीजिए। तरीका इस्तेमाल भी आपको बता दिया है, कब कब और कैसे करना है, ये सब चीज़ें सहर ने बता दी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। सेगमेंट्स की तरफ चलते हैं और सबसे पहले जान लेते हैं माल का हाल। एक नजर डालते हैं गैर मुल्की करेंसी रेट्स क्या हैं। करेंसी रेट्स तो आपने जान लिए, सब्जियों के रेट जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस टाइम सभी लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कि आज बनाना क्या है। तो सब्जियों के रेट क्या हैं, ये जानते हैं आज के भाव में। मार्केट में नबील मौजूद हैं। जी नबील, बताइएगा कौन कौन सी सब्जी किस किस कीमत पर मिल रही है? जी, आज अगर लाहौर शहर में फलों और सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो आज भी फलों और सब्जियों की कीमतों की वही सूरत हाल है जो पिछले दिनों में देखने में आई है। हुकूमत की जानिब से जो सरकारी रेट लिस्ट जारी किया जाता है, उस रेट लिस्ट पर कोई भी जो शय है वो मंडी में दस्तयाब नहीं है। और ओपन मार्केट में जब शहरी अशिया ख़रीदने के लिए पहुँचते हैं तो उनको काफ़ी जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुतअद्दिद दुकानदारों की जानिब से तो रेट लिस्ट ही आवीज़ा नहीं किए गए। इसके ऊपर भी लाहौरियों का ये कहना है कि अगर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ सही मानों में मुतहर्रिक हो जाएँ, अपना काम करें, तो जितने भी चोर बाज़ारी का सिलसिला जो जारी है मुख्तलिफ छोटे बड़े बाज़ारों में, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन अमली तौर पर यहाँ पर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ दिखाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से हर दुकानदार मनमानी कीमतें वसूल कर रहा है। कोई अशिया की क्वालिटी बेहतर ख़रीद कर लाने का दावा करता है और कोई ये कहता है कि मार्केट में और मंडी में हुकूमत की जानिब से जो रेट लिस्ट जारी किया जाता है उन अशिया की क्वालिटी बहुत इंतहाई घटिया क्वालिटी होती है। इसीलिए जब अगर वो चीज़ लेके मार्केट में ला के रखी जाए तो कस्टमर उसको पसंद नहीं करता, उसको ख़रीदता नहीं है, और अगर अच्छा माल मंडी से उठाया जाए तो उसकी कीमत भी इसीलिए ज़्यादा हो जाती है। इस सारी सूरत हाल में लाहौरियों का यही कहना है कि उनको तो समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें, और उनका हुकूमत से यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर हुकूमती नुमाइंदे बाज़ारों में पहुँचें और प्राइस लिस्ट जो है उसको। ठीक है, थैंक यू नबील, आप हमारे साथ मौजूद थे। सब्जियों के रेट आपने बताए, मीट रेट्स क्या हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। ज़ैनत शॉप पे अगर आप जा रहे हैं तो सबसे पहले है बीफ पर केजी, जो कि आप खरीद सकते हैं 450 रुपीज़ में, और इसी तरह बीफ मिन्स आपको मिलेगा 565 रुपए किलो में। मटन पर केजी आप खरीद सकते हैं 1150 में, मटन मिन्स आपको मिलेगा 1390 रुपए में। और चिकन के रेट क्या हैं? सरकारी रेट्स हमारे पास होते हैं और इसके मुताबिक जिंदा मुर्गी मार्केट में अवेलेबल है 156 रुपीज़ पर केजी, 156 रुपए किलो। इसका बना हुआ गोश्त आपको मिलेगा जी 226 रुपए किलो में। सो नाज़रीन, मीट रेट्स भी आपने जान लिया। आई होप कि अब आपको ये डिसाइड करने में आसान हो जाएगा कि आज आपने बनाना क्या है। तो आप ये डिसाइड कीजिए, हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल सेम टाइम पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।